अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गला मंडी फैसलाबाद के अंदर आए हैं। ज़रूरी अजनास की कीमतें जो हैं आसमानों पे बातें कर रही हैं। उसके अंदर ख़ास तौर पे दालों का जिक्र करेंगे। तो दालों की कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा और हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर एक नया रेट मुरतब किया जा रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट को एक शाबाशी तो जाती है कि उन्होंने मंडियों के अंदर से अपनी कमेटियाँ तहलील कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। इसलिए ख़त्म की क्योंकि कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही थी। चलो गुस्सा किसी पे तो उतारा, क्योंकि मंडी वालों को ये तो नहीं कह सकते थे रेट उनकी तरफ से बढ़ाया गया। अपने ही सियासी तौर पर नवाजे लोग जो हैं वो हटा दिए गए। चलें, ये एहसान किया है कि गला मंडी वालों पर जो लोग इस अहल नहीं थे उनको पंजाब भर की मंडियों के अंदर ओहदे दिए गए थे और ये सियासी नामजदगियाँ थी जिनको अब बाकायदा तौर पर वापस लेते ये कहा गया कि इनसे कोई भी काम नहीं हो सका। फैसलाबाद की मार्केट कमेटी के जो फोकल पर्सन या चेयरमैन जो भी नाम उन्हें दिया गया था उन्हें हटा दिया गया। हमारे ट्रेडर्स मौजूद हैं। सबसे पहले गला मंडी के इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसे देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट से पहले तो मार्केट रेट कंट्रोल करने के लिए बड़ी अच्छी कारकर्दगी के लिए अपने बंदे भी लगाए गए, अब वो हटा दिए गए हैं। रेट्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और दालों के रेट्स ख़ास तौर पर इस हद तक बढ़ चुके हैं। कौन कौन सी दालें पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं, कौन कौन सी पाकिस्तान खुद पैदा कर रहा है और क्या इसमें मुश्किलात दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो पाकिस्तान है वो ये इंपोर्ट बेस कंट्री है। यहाँ पे हमारे जो लोकल ख़ुराक है वो तकरीबन 30% है। हमारी 70% जो ख़ुराक है वो दूसरे मुल्कों से आ रही है। और दूसरे मुल्कों से इस वक्त जो हमारे इश्यूज़ हैं वो सबसे पहले तो शिपिंग लाइन का इशू है। हमारे जितने भी माल हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, कोई भी शिपिंग लाइन उनको लाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे फ्रेट्स कम हैं। वो जो हैं वो दूसरी चीज़ें उठाती हैं जिनके फ्रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो हमारे जो प्लानर हैं उनको सबसे पहले इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे जो भी कंटेनर्स पल्सेस के रिलेटेड वहाँ पे मुख्तलिफ़ पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं उनको जल्द अज़ जल्द यहाँ पे पहुँचाया जाए ताकि जो अनअवेलेबिलिटी बनी हुई है स्टॉक की वो ख़त्म हो। उसके अलावा अगला जो सीज़न आ रहा है ये रमज़ान का सीज़न है, इसमें बहुत सारी कंजम्पशन होती है दालों की, तो इसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा है कि अब कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी क्योंकि हमारे पास स्टॉक जो है वो कराची या फैसलाबाद में मंडियों में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए शिपिंग लाइन सबसे पहले जो इनको जो हमारे प्लानर हैं इनको सोचना चाहिए कि शिपिंग जो हमारी इनकी जो है पॉलिसी उस पर यह नज़रसानी करें, उसको देखें और उसके बाद जो डॉलर रेट है हमारा उसको कम से कम करें ताकि जो मल्टीप्लाई हो कि हमारी इधर जो बेसिक हमारी परचेज़ बनती है वो कम से कम हो ताकि हम लोगों को आसानी से कम रेट से चीज़ें जो फ़रोख्त कर सकें। आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट बल्कि मुझे भी आपने ये अच्छा याद करवा दिया कि अप्रॉक्सीमेटली सवा महीने बाद रमज़ान मुबारक का आगाज़ है और हमारी हमेशा ये देखा गया प्रैक्टिस हुई है कि उन दिनों के अंदर रेट्स एकदम से हाई होते हैं और पीछे डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब कर दी जाती है। तो ऊपर से पहले कोरोना के बाद हमें इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर ज़्यादा चीज़ें आएँ ताकि चीज़ों को क्या हल है फिर कौन कौन सी चीज़ें जो कि इस वक्त शॉर्ट है जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट करना चाहिए? सबसे पहले जी ये चना है, काला चना हमारा इस वक्त बहुत शॉर्ट है, बारिशें नहीं हो रही। हमारी जो आने वाली फसल है वो भी तकरीबन 40% अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्ट की जा रही है। तो सबसे पहले तो इनको चने पे और माश है वो हमारा इंपोर्ट हो रहा है, मसूर है, इनकी इंटरनेशनल कीमतें भी बढ़ रही हैं और ऊपर से जो स्टॉक यहाँ पे टाइम पे पहुँच नहीं रहा। जो रमज़ान के लिए जो स्टॉक पहुँचना चाहिए था वो असल में हमारे पास इस वक्त मौजूद होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक हमारे पास पहुँच नहीं सका शिपिंग लाइन की वजह से। माल मुख्तलिफ़ मुल्कों में पड़े हुए हैं, अभी हमारे पास वो 1 या 2 महीने बाद आते हैं तो तब तक रमज़ान की जो शार्टेज है वो सर पे आ चुकी होगी और हम मतलब लोगों को आसानी से ये चीज़ें मुहैया नहीं कर सकेंगे कम रेट पे। ये चीज़ें मुहैया नहीं कर सकेंगे। मेम्बरान हमारे साथ मौजूद है और भी सक्सा मौजूद है। सबसे पहले वालेकुम सलाम। आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं मंडी के अंदर? डेफिनेटली इस मंडी का मैं पहले भी एक बार प्रोग्राम कर चुका हूँ। गहमा गहमी रश यहाँ से गुजरने का मतलब आप नामुमकिन होता था, लेकिन ये सब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिक्शे वाले भी मुँह तक रहे हैं, हर कोई खड़ा देख रहा है कि शायद ये क्या करने आ गए हैं। मतलब इतना वक्त मैंने आज तक इनके पास नहीं देखा। तो क्या देखते हैं मंडी के हालात भी ऐसे हैं, रमज़ान आने वाला है, अशिया खुरोनोश की चीज़ें आसमानों पे बातें कर रही हैं, कमेटियाँ तहलील कर दी गई हैं, नाकामियाँ तस्लीम की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से कमेटियों पे सारा मलबा डाला गया है ये तो मैं समझता हूँ कि नजायज़ है। उनका कोई रोल नहीं है इसमें महंगाई बढ़ाने में या महंगाई कम करने में। तो मंडी में अप डाउन आते रहते हैं जी, कभी रेट ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि डैम बनाए, ज़मींदार को पानी दस्तयाब करे और इसमें बिजली है उसका बड़ा रोल है। बिजली के रेट हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो ज़मींदार के पास नहरी पानी के बजाय दूसरा जो हल है वो ट्यूबवेल है। अगर बिजली नहीं होगी तो ज़ाहिर है तो पानी नहीं होगा।
इसी वजह से मैं समझता हूँ कि महंगाई बढ़ रही है और रेट ज़्यादा हो रहे हैं। कौन सी दालें और ज़रूरी जनास है जिनकी इस वक्त कीमतें, अगर गला मंडी की बात करें तो आए रोज़ या हर कुछ वक्त बाद, कुछ घंटों बाद कीमतें जो हैं वो मुतय्यन करने की बजाय डिस्टर्ब हो रही हैं? भाई ये मंडियाँ जो हैं ये ओपन रेट होते हैं, इसमें सुबह दोपहर शाम एक घंटे बाद इसके रेट होते हैं। ये एक मेरा ख्याल है मंडियों के रेट जो है ना वो कंट्रोल नहीं किसी से हो सकते। जो ओपन मार्केट है, जो कोई बंदा भी इसमें या कोई इंतज़ामिया है जो मंडियों के रेट कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जब सप्लाई डिमांड ज़्यादा आ गई तो रेट जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जब डिमांड कम हो गई तो रेट कम नीचे आ जाएंगे। जी ऐसा चलता रहता है मंडियों में। गवर्नमेंट मतलब कैसे देखें, रमज़ान शरीफ आने वाला है तो डिमांड एंड सप्लाई को कैसे किया जाएगा? बस शिपिंग लाइन डिस्टर्ब है तो शिपिंग लाइन को कैसे ठीक करना है? गवर्नमेंट के शिपिंग मिनिस्टर बैठे हैं लेकिन उनकी तरफ से इसके ऊपर कुछ नहीं। जैसे कि पहले एक दोस्त ने कहा कि इनके फ्रेट्स कम होते हैं तो वो इसको इनके कंटेनर्स को इग्नोर करी जा रहे हैं। जी तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ना जी, वो शिपिंग लाइन में जो कंटेनर की कमी है उसको देखे, उसको मिनिस्ट्री को अपनी को एक्टिव करे और जो इसमें मामला आ रहा है उसको हल करे। तो लेकिन पाइपलाइन में माल है हमारे, रमज़ान तक माल तो मौजूद होगा लेकिन रेट में कुछ ज़्यादा देखो जी ऊपर जा सकता है, रेट ऊपर आप हो सकते हैं, एक खदशा रेट ऊपर जाने का है। लेकिन पाइपलाइन में मौजूद होता है माल, हमारा मौजूद होता है, वो आता रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि माल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, माल होगा लेकिन रेट जो है वो ज़्यादा खदशा जी सर। डिमांड सप्लाई की वजह से डिस्टर्ब होंगी चीज़ें। कुछ और यहाँ दोस्त भी मौजूद हैं लेकिन उनसे बात से पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आड़त का काम जी जी। क्या इस वक्त हालात वाक़ है मंडी के अंदर दालों की? हमें पता चला कि रेट्स जो हैं वो रोज़ की बुनियाद के ऊपर नया रेट, और कुछ वक्त डेफिनेटली इसे फिक्स करने की अगर ज़रूरत पड़े तो पीछे से डिमांड सप्लाई ठीक की जाए। क्या वजूहत हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी? असल है कि फिक्स कौन कर सकता वा, इतने सौदा आन ते मुनसर है, जो सानू चीज़ बाहरों आनी उसके मुताबिक रेट मार्केट 'ਚ बनने ने। सौदा जो शार्ट होएगा तो इस रेट को किस तरह घट कर सकेंगे या फिक्स कर सकेंगे? सारा कुछ तो कराची तो आन तो मुनसर है, जबकि तो चीज़ा नहीं सानू मिलनगियां तो इस रेट किस तरह घटा सके। इस करके कि मैं तो इन्ना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा कर सकता, जो कुछ भाई होना दसिया तो उन्हें मुताबिक ही है। कि थोड़े ख्याल किहड़ी ज़्यादा चीज़ है जी अजनास की इस वेले ज़्यादा कीमत उपर डिमांड वधी हुई तो ज़्यादा उत्ते गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन लवे तो चीज़ां बेहतर हो सकती? उन्होंने कहा काला चना बारिश घट उस इलाके के डेफिनेटली नहरी सिस्टम से रहा लेकिन वो मुकम्मल नहीं किया गया। भाई इसमें अगर गवर्नमेंट ने अगर एक्शन लिया ना इसके खिलाफ, हमारे आड़तियों के खिलाफ या मंडियों के खिलाफ, तो ये रेट तो फिर बिल्कुल नायाब हो जाएगी चीज़। लोग फ़रोख्त नहीं करेंगे, बाज़ार में नहीं लेकर नहीं आएंगे, तो ज़ाहिर है उससे फिर रेट ऊपर जाएंगे और गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बनेगी। बैठ के मैकेनिज्म तैयार तो कर सकती है गवर्नमेंट के पास ये तो होते ना, ये आपसे सोल्यूशन ले ले। जी गवर्नमेंट को चाहिए ये लोगों को तंग ना करे, ये हरासमेंट ना करे, और ये जो कर रहे हैं ये छापे वगैरह मार रहे हैं, पिछले दिनों भी हमारे इंतज़ामिया की वजह से छापे लगे हैं, लोग परेशान हुए हैं। तो इससे ये चाहिए कि ये ओपन करें सबको, लोगों को माल फ़रोख्त करने दें। मंडियों में माल मौजूद है, कोई भी बंदा मंडी में अपना रेट नहीं कर सकता क्योंकि इधर कंपटीशन होता है। 700 दुकानदार बैठे हैं, हर दुकानदार चाहता है कि मेरा माल फ़रोख्त हो। तो जो दुकानदार 100 रुपये बढ़ा के मन की कीमत फ़रोख्त करेगा तो उससे कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि जिससे कम रेट होगा उससे बोलेगा ना। तो इस तरह ये मंडियों में मसला नहीं है, मंडियों में रेट ना खुद ये बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इनको ओपन करें, इजीली काम करने दें ताकि ये मामला ना हो, सप्लाई जो है वो ना रुके और दस्तयाब हो मार्केट में। दस्तयाब सबको। अस्सलाम वालेकुम। की कर दो भले पहलेदारी कर दो की हालात वाक़ वैसे मंडी के? जिस तरह ने क्या बिल्कुल ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੀਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇ? ਮਤਲਬ ਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਰੇਟ ਦਾਲਾਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਘੱਟ ਵਾ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਠੀਕ हो जाएगा। ਹਾਂਜੀ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा जी। तो दोस्त हमारे साथ पहले भी मौजूद थे इनसे। अच्छा, डिमांड सप्लाई के ऊपर बड़ी चीज़ें डिस्टर्ब अभी भी चल रही हैं मार्केट के अंदर। तो जैसे उन्होंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट जब छापे मारती है तो चीज़ें और छुपा ली जाती हैं, जो बिक्री होती है वो भी रुक जाती है। छुपा ली जाती है, बल्कि खरीद ही नहीं करते लोग। हर आदमी तो डर रहा है यार पता नहीं क्या होगा, छापे मारेंगे सामने। बली साहब हमारे साथ बाद में होंगे, उनसे मैंने बात की थी। जब छापे मारते हैं वो एक मखसूस करते हैं जी 100 बोरी से ऊपर ना हो, और डिमांड होती है 500 बोरी की। जब 100 बोरी रखेंगे डेफिनेटली कोई डिमांड ज़्यादा है उसका रेट ऊपर चल जाएगा। अगर मंडियां में माल नहीं होगा तो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਜੀ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਓ? ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁਗਤਾ ਸਕਾਂਗੇ? जी बिल्कुल। तो भाई जब कोरोना में जो गवर्नमेंट ने कहा था हमें, पहले तो कह रहे थे जो स्टॉक आप ना रखें, हम स्टॉक नहीं रख रहे थे।
अब इन्होंने जब कोरोना शुरू हुआ तो इन्होंने बुलाया सबको, आड़तियान को बुलाया, मंडियों को बुलाया कि यार आप माल रखें, स्टॉक करें। अगर स्टॉक ना होता तो किधर से लोगों की जो ज़रूरियात थी, अशिया खुद कहाँ से लेके आते हम। लेकिन जैसे हालात ठीक हुए, साथ ही छापे मार के वो माल उठाएं जी, आप ग्राम फरोशी कर रहे हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं। अब रमज़ानुल मुबारक आएगा, फिर ज़रा दिखाने के लिए तो ये करेंगे आवाम को जी, देखें ये मंडियों वाले बड़े ज़्यादती करते हैं, आप ही स्टॉक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो इस इल्ज़ाम को कैसे देखेंगे कि गवर्नमेंट का हमेशा अटैक आपकी तरफ होगा जी, ये सब कुछ रेट बढ़ाते हैं, हमारा तो गुनाह ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं कहता हूँ जो अगर जिन लोगों ने अगर इन्हें स्टॉक करना हो तो इतनी बड़ी डिस्प्ले किस लिए करते हैं। ये हम लोग तो बैठे हैं अपनी आवाम की, अपने कस्टमर के लिए। हमसे गवर्नमेंट का कोई बंदा आए, हम जहाँ तो हो इधर परचेज़ नहीं करते, सेल नहीं करते। मकसद बात करने के सेल के लिए हमने अपने डिस्प्यूट बनाए हैं, ये लोगों के लिए बैठे हैं, ओपन बेच रहे हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट का सिर्फ इल्ज़ाम ही है, जो गवर्नमेंट की अपनी ज़ाती कोई कारकर्दगी नहीं है। वो इन दुकानदार जो हर दौर में गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए ये एक रीढ़ की हड्डी है, जो शाना बशाना चलता है, उसको बदनाम करते हैं, उसको ही हर तरफ ये खींचते हैं उनके गोदामों पे। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा है, कोई बंदा है, ताकि यहाँ अगर हम सेल नहीं करते तो तब तो हम ज़ख़ीरा दोस्त हैं। तो जब इतनी हमारी डिस्प्ले बनी हुई है, हम सेल करने के लिए, ये देखें बाज़ार का क्या हाल बना दिया है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का रोज़गार है, मज़दूरों का रोज़गार है, सबका रोज़गार है। हम माल हमसे को ख़रीदा तो सही, या तो हो कि बस सिर्फ इल्ज़ाम ही है हम पे लगाना है बस। इसलिए हम कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी ये दुकानदारों के साथ ये गौना मजाक जो है, हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजनू ना करें। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी आपके बशिंदे हैं, इसलिए हम पे रहम करें। और ये जो गोदामों में, दुकानों पे छापे हरासा करना, ये कोई मैं नहीं समझता कि अपने बंदे के साथ या अपने अवाम के साथ ये अच्छा कारोबार कर रहे हैं। सकी साहब ने एक बात कही थी कि इस कोरोना के दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो इस मंडी ने अदा किया। इन्होंने खुद कहा स्टॉक करें ताकि चीज़ों की किल्लत ना पैदा हो। जब हमने किया तो उसको बाद में स्टॉकर्स कह दिया गया, इसे बाद में ग्राम फरोश कह दिया गया, इसमें बाद में कह दिया ये वो लोग हैं जो कि स्टॉकिंग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मंडी के अंदर जो ये रुझान है इनकी तरफ से, इसकी मजम्मत की जा रही है कि छापे ना मारें। हाँ, हमारे साथ आएँ, मिल बैठें, टेबल टॉक करें, आपको जो चीज़ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और ख़ासतौर पे एक पॉइंट बहुत वैलिड था कि जब रेट का तयन होता है तो मार्केट के अंदर 700 दुकानदार को ज़्यादा नहीं बेचेगा, बल्कि सब 100 नीचे फेंकेंगे ताकि मेरा माल बिक जाए और दूसरे से अच्छी कीमत दे सकें। तो मेरे ख्याल में यहाँ कीमतें भी सेट होती। लेकिन एक सवाल उन तमाम 50 कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के ऊपर जो सड़कों के ऊपर रेट्स और रेडियाँ जितनी भी बाज़ारों गलियों के अंदर लगी हैं, वहाँ तो मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आते हैं। क्योंकि जो केले वाला, सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अशिया खुरोनोश और ख़ास तौर पर फ्रूट फल जो है वो बेच रहा है, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये मंडी नज़र आती है ना, छापा मार के शायद ये दिखाया जाएगा कि ये लोग सारे ग्राम फरोश हैं और ये लूट मार कर रहे हैं। उनको एक टैग लगा के बदनाम करके गवर्नमेंट एक अच्छी रिपोर्ट बना लेती है। इनके मुताबिक ये कहना है कि इसको बंद किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सदर मौजूद हैं सुप्रीम अंजमन ताजरान फैसलाबाद के असलम वली साहब, और फाइनेंस सेक्रेटरी अंजमन आड़तियाँ के मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से। वालेकुम सलाम। अब ये दालों की हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम पड़ी हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादा असरात जो हैं ये इस वक्त दालों के ऊपर क्यों मुरतब हो रहे हैं, इनकी कीमतों के हवाले से क्यों उतार चढ़ाव आ रहा है? वो इसलिए कि ये हमारे जो अपने मुल्क की जो पैदावार है वो है सिर्फ 30% है, 70% बाहर से आती है। इस वक्त माल हमारी गल्ला मंडी में कराची शिपिंग ना होने की वजह से माल यहाँ हमें पूरा नहीं आ रहा, इसलिए ये यहाँ दालों की रेट बढ़ रहे हैं। और आइंदा आने वाले हफ्तों में या रमज़ान के महीने भी अगर ये शिपिंग का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये और महंगाई का होने का ख़दशा है। हम गवर्नमेंट से तमाश करते हैं, जो शिपिंग वाले हैं उनसे कहते हैं कि कम से कम जो हमारे 3 महीने हो गए वहाँ बाहर के मुल्क हमारा माल पड़ा हुआ है, वो कम रेट होने डॉलर की वजह से वो केमिकल वगैरह उठा रहे हैं, और दालें वगैरह, चने, मसल वगैरह वो वहाँ कम डॉलर की रेट के वाले हैं वो इधर हमें मुहैया नहीं कर रहे। जब वो ये समझते हैं कि जब पहले महंगी चीज़ उठा लेते हैं, बाद जो सस्ती चीज़ है वो बाद में जब मर्जी उठा लेंगे। अगर वो यहाँ टाइम तक ना आया तो हमारे यहाँ तो महंगाई का पता नहीं जो चाहे हो सकता है।
हमारी कोशिश यही है कि हम उनसे गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं कि हमें शिपिंग मुहैया की जाए ताकि हमारा माल हमारी मंडियों में आए तो हम बाज़ार में आसानी सेल कर सकें। गवर्नमेंट अगर शिपिंग ना भी मुहैया करे तो शिपिंग लाइंस के अंदर एक रेट्स के ऊपर तयन कर ले, क्योंकि रेट्स हाई हैं, रेट्स हाई रहेंगे क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, क्योंकि वहाँ शिपिंग लाइन्स आदि बंद हैं। लेकिन जो शिपिंग लाइन्स मौजूद हैं, शिपिंग मिनिस्टर मौजूद हैं, वो उनके साथ बैठ कर डायलॉग तो करें कि हमारी ये चीज़ें रुकी हुई हैं, ये पहुँचा दें। इनको इतनी इस गवर्नमेंट को इतनी फुर्सत ही नहीं है। जो हम जिस चीज़ की आवाम को ज़रूरत है वो इस काम पर बहस ही नहीं करते। ये वो एक दूसरे को टांगे खींचने में लगे हुए हैं। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए कोई भी सोच नहीं रहा। सेनेट इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। बली साहब मौजूद हैं, पहले यहाँ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। इरफान थोड़ा आगे आ जाए ताकि इनसे बात आसानी है। यहाँ चने और सब कुछ ये क्वालिटीज़ पड़ी हैं, डेफिनेटली यहाँ से कीमतें जो हैं उनका तयन भी होता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ कौन सी चल रही है? इस वक्त दाल माश है सबसे ज़्यादा, उसके बाद दाल मूंग है जो कि हमारे अपने मुल्क की फसल है नहीं, बाहर से आ नहीं रही। डॉलर की वजह कह रही हैं, कोई शिपिंग जो बता रहे हैं भाई साहब, मसला असल है गवर्नमेंट की तवज्जो ही नहीं इधर, गवर्नमेंट की इधर तवज्जो ही नहीं। इसलिए बाहर से जब अपने मुल्क की फसल नहीं होगी, बाहर से चीज़ आ नहीं रही, ऑटोमेटिक वो तेज़ हो रही है। कितनी हम अगर दादोशुमार के मुताबिक गए तो कितनी दाल की खपत है फैसलाबाद की, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें जब पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो कितनी की डिस्टर्ब नज़र आ रही है? सर बात है कि दाल की खपत तो आपको पता, आगे जो मौसम आ गया गर्मी, ये फसली जितनी भी गर्मी पड़नी, ये दालों के दिन है। इन दिनों में आपको पता सब्ज़ी कम हो होती है, मौसम की वजह से दालों का बिकरा चल पड़ता है, लेकिन दालें हैं नहीं, बाहर से आ नहीं रही। उसकी वजह से एक पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर भी, हर चीज़ है, तो इसलिए महंगाई हो रही है। महंगाई की वजह से आप देख लो मार्केट में गाहक नहीं है, तो वो कहते हैं ताजर का तो कसूर ही इसमें नहीं। जब बाहर से चीज़ ही नहीं आनी तो ऑटोमेटिक वो महंगी होनी होनी है। क्या गवर्नमेंट के छापों से दालें निकलेंगी बाहर? जब होनी नहीं तो गवर्नमेंट क्या कर ले, किधर से ले आएगी? ये देखो एक स्टोर में माल ही नहीं है, गवर्नमेंट किधर से माल ले छापे? उसमें तो ज़्यादा महंगाई होगी, लोग डर जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं मंगाएंगे। वो देखना, अगर गवर्नमेंट छापे नहीं डालेगी फिर तो लोग बाहर से माल मंगवाएंगे। अगर छापे का डर होगा तो माल मंगवाएंगे नहीं। ऊपर से रमज़ान शरीफ आ रहा है तो दालें तो बिल्कुल ही है नहीं। ताजे तो खुद परेशान है कि रमज़ान में क्या करेंगे, क्यों देखो एक महीने बाद रमज़ान शरीफ आ रहा है, दालें हैं नहीं, कराची माल नहीं लग रहे, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। इसमें ताजर का कोई कसूर नहीं, पीछे से माल नहीं आ रहे। पीछे से माल नहीं आ रहा। इरफान, हम असलम भली साहब की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। जी वालेकुम। भली साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई डेफिनेटली आप भी इस मंडी के अंदर, इस खल्ला मंडी के अंदर रुकन भी हैं, सुप्रीम अंजमन ताजरान के सदर भी हैं, नामवर बिल्कुल इस वक्त ताजर रहनुमा भी हैं। हालात वाक़या जो हैं वो गवर्नमेंट के एंड पे ऐसे बिगड़े कि खान साहब कभी तो ये तस्लीम कर लेते हैं कि हमारे एंड पे चीज़ें नाकाम हैं, फिर ये कहते हैं तैयारी करके नहीं आए, फिर कहते हैं 5 साल में कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन आवाम इससे मुतासिर हो रही है। जिन गरीब आवाम के लिए उन्होंने बात की थी वो इस वक्त शदीद परेशान है। मंडी में हमने बात भी की, आप खुद इस मंडी का हमसे बेहतर और बहुत बेहतर जानते हैं। दालों की कीमतें चढ़ी हैं, चीनी शॉर्ट है, आटे की कीमतें फ्लोर की इस वक्त बढ़ी हैं, वहाँ मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 का शुक्रिया। आपने देखा होगा कि अभी 5-4 दिन पहले घी की कीमतें जो हैं यूटिलिटी स्टोर पे 30 रुपये किलो बढ़ा दी गई हैं, और मसाला जात और दूसरी चीज़ों पे जो सब्सिडी थी जो अरबों के हिसाब से है। अभी पिछले रमज़ान शरीफ में इन्होंने 50 अरब रुपए की यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी दी थी। अभी फिर कुछ अरसा बाद फिर रमज़ान शरीफ जो है हमारा मुबारक महीना वो सर पे है, और फिर वही प्रैक्टिस, वही फेक प्रैक्टिस जो है दोबारा दोहराई जाएगी, जिसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। मेरा मानना या मेरा कहना यह है कि आपने सारा कुछ देखा है, सिनेरियो आपके सामने है सारा। इनको जो करना चाहिए वो ये नहीं कर रहे हैं। हमारी हज़ारों एकड़ अराज़ी जो है वो या तो बंजर है या बारानी है, या पानी ना होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं है। इनकी उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? जो हमारी ज़रूरी रकबे हैं जहाँ से हम अपना अनाज पैदा करते हैं वो सारा जो है वो कंक्रीट के जंगल में कन्वर्ट होता जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, घर बन रहे हैं, फलां हो रहा है, प्लाटिंग हो रही है, इंडस्ट्री बन रही है। हाँ, इंडस्ट्री बनाना बहुत अच्छी बात है, मुल्कों का जो सर्वाइव होता है वो इंडस्ट्री की शक्ल में होता है। मगर भाई इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होगा तो इंडस्ट्री चलेगी, उसमें बंदे तो नहीं आएंगे। उसमें तो गन्ना आएगा, उसमें कपास आएगी, उसमें रॉ मटेरियल आएगा, फिर हमारी इंडस्ट्री चलेगी, फिर हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर हम खुशहाल होंगे। वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। उनके लिए मनसूबा साजी की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ लाने की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर रहे। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि हमने 2.5 साल में हमारी किसी मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो या दूसरी मिनिस्ट्री हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो,
किसी मिनिस्ट्री में इसके ऊपर एक पैसे का, एक धेले का काम नहीं किया। बल्कि साहब, आपकी बात याद है, मुझे कुछ दिन पहले की रिपोर्ट याद है, फ़खर इमाम साहब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि 49 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी ज़राअत से कमाया, जिसमें से 31 अरब जो है वो लाइफ स्टॉक से था। वो भी रो रहे हैं लाइफ स्टॉक वाले, जी हमें भी कुछ नहीं मिल रहा, मुर्गियों वाले रो रहे हैं, जो मीट वाले हैं वो भी रो रहे हैं कि अगर इतना बड़ा शेयर हम डाल रहे हैं तो फिर हमें भी कुछ दे दिया जाए उसके बाद। नहीं, वो जो है ना, वो सिर्फ ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, ये हेर फेर है। अब आपकी आबादी जो थी वो आज से आप 25 साल 40 साल 30 साल पहले जाए तो थोड़ी थी, अभी आपकी आबादी जो है वो 22 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब अगर उसको आप देखें तो अफरात-ए-ज़ार के बढ़ने की वजह से अगर आप कहें कि जी हमारा उसने में हमने इतने अरब कमा लिया, तो वो गलत है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, हमने कुछ नहीं कमाया, हमने सर्वाइव नहीं किया। हमने चूंकि डॉलर जो था वो 130 रुपए वाला, वो आज 165-70 का है, तो आप उसको किस तरह कंपैरिजन करेंगे। मेरा कहना ये है कि हमें वो हमारी बंजर ज़मीनें और हमारी बारानी ज़मीनें जो हैं उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हमारी वो नहर जो मुशर्रफ के दौर में जो थल ग्रेटर कैनाल के नाम से बननी शुरू हुई थी और आधी बन गई थी, क्यों हमें वो उसको आधी को हम पूरी नहीं कर रहे, जो चश्मा राइट कैनाल से निकल रही थी। हमारी वो लाखों एकड़ अराजी जो है वो दोबारा उसको हम काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। खुदारा पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। हमारा बड़ा ज़रखेज़ मुल्क है, हमारे पास पानी की कमी पीछे से नहीं है, हमें डैम बनाने की ज़रूरत है। हमारी उधर तवज्जो होनी चाहिए। जिस तरह मेरे किसी भाई ने कहा कि हमारी सारी तवज्जो जो है एक दूसरे की टांगें खींचने में लगी हुई है। हमें सेनेट इलेक्शन ज़्यादा अजीज़ है, बचे जाए कि हमें लोगों के लिए फैसिलिटेशन पैदा करनी है, वो हमारा टारगेट नहीं है। मुझे बड़ी उम्मीद थी इस पार्टी से, इस गवर्नमेंट से, कि ये एक बहुत टेक्निकल पॉइंट ये खेलेंगे, आवाम को मजबूत कर देंगे, फिर किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नून लीग रोती रहे, पीपल्स पार्टी रोती रहे, जगह ख़त्म। लेकिन इन्होंने उस हद तक आवाम को इग्नोर किया कि अब आवाम कहने लगी है कि हमें किसी से क्या उम्मीद हो, लेकिन इनसे उम्मीद कोई नहीं है। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये हर सियासी जमात अपना खेल खेलती है, भले वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या ये हो। इन्होंने जो उम्मीदें दिलाई थी ना, वो उन दोनों जमातों ने नहीं दिलाई थी, और यही इनका जो है ना, ये बैड पॉइंट है, मैं इसको कहूँगा कि इनको ऐसे ख्वाब नहीं दिखाने चाहिए थे जो इन्होंने दिखाए। हाँ, अगर दिखाए थे तो चलो कम अज़ कम को 10%, 20%, 30% ही उसका पूरा कर देते। भाई, अब भी हम इनके ऊपर अच्छी तवक्को रखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये अपना काम करेंगे, अपनी जो तरजीहात है उनको तब्दील करेंगे और अपना ट्रैक दुरुस्त करेंगे। ये आपकी बात बड़ी सही है। आखिरी जो 2 साल होते हैं वो हर गवर्नमेंट के ये समझे जाते हैं कि ये वो दौर है जब सब कुछ ठीक होने जाएगा। अब फैसलाबाद के लिए 13 अरब का बजट अनाउंस हुआ है, अभी तक नहीं लगा, लेकिन वो सड़कें पता नहीं कब बनी हैं, लेकिन हर चीज़ का अनाउंसमेंट फिर हो रही है। 2 साल बड़े क्रूशल हैं, जो हम पहले डेफिसिट में आ गए हैं, पता नहीं वो ऊपर जाएंगे, लेकिन अल्फाज के गोरख धंधे की ये गवर्नमेंट माहिर कही जाती है हर तरफ से। हाँ, इन्हों की अल्फाजी जो है उसके ऊपर कुर्बान जाने को दिल करता है। हाँ, करना नहीं है कुछ भी, सिर्फ अल्फाजी करनी है। हाँ, मैं समझता हूँ कि इनको करना चाहिए। अब जिस तरह आपने खुद कहा कि ये आखिरी 2 साल जो होते हैं, इसमें इनको काम अगर ये करेंगे तो पब्लिक में जाने के काबिल होंगे ना। अगर ये फिर यही इन्होंने वतीरा रखा जो 3 साल में रखा है, तो फिर ये कैसे जाएंगे पब्लिक में, किस तरह अगले आने वाले दिनों में जो इलेक्शन आएंगे उसमें सर्वाइव करेंगे। मेरी गुजारिश ये है इनके आगे कि खुदारा अपने ट्रैक को ठीक करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बनाएं, लोगों को सहूलतें दें। ताजरों के ऊपर ये चढ़ दौड़ते हैं, और जिस तरह मेरे किसी दूसरे भाई ने कहा कि हमारे गोदामों पे छापे मारते हैं। यार, छापे मारोगे माल नहीं लाएंगे तो महंगा हो जाएगा, महंगा होगा तो फिर हम माफिया कहलाएंगे। ये क्या तरीक़ेकार है भाई? क्यों हमें खाम खाई रगीजते हो आप? और ऊपर से ये है कि 37 किस्म के महकमे आपने हमारे ऊपर छोड़े हुए हैं। कभी किसी महकमे का कोई नोटिस आ जाता है, कभी किसी का आ जाता है, और हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट कहती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम सबसे पहले बात करते हैं, हम तो आसानियाँ मुहैया करते हैं। एक मैं ज़रूर सवाल करूँगा, फ़खर इमाम साहब हो गए, लंगड़याल साहब हो गए, ख़ास जहांगीर तरीन साहब हो गए, माहिर ज़राअत इनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि नाकाम क्यों हो रहे हैं ज़राई पॉलिसी के हवाले से? टेक्सटाइल पॉलिसी बनी 1.5 साल से मौखर पे मौखर हो रही है, ऐसे ही ज़राई पॉलिसी ताहाल मुरतब ही नहीं हो पाई। मुझे सिर्फ डोगर साहब आप खुद बता दें, इन 3 सालों में सवाए टेक्सटाइल पॉलिसी के इन्होंने कौन सी पॉलिसी दी है? लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो बस होगी। अल्लाह आपको नेकी दे। अच्छा, वो पॉलिसी दी और वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उसके अलावा क्या कोई और कारोबार, कोई और बिजनेस नहीं है टेक्सटाइल के अलावा? क्या ये खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं, कपड़ा तो नहीं लोगों ने खाना यार, कपास तो नहीं खानी, लोगों ने दालें खानी है, आटा खाना है, चीनी खानी है, घी खाना है, फिर उन्होंने ज़िंदा रहना है। कपड़ा तो हम एक सूट अगर साल में बना लेंगे गुजारा हो जाएगा। रोटी हमने रोज़ाना खानी है और 3 टाइम पे खानी है। उसके साथ किसी इनके अपना आज तक मिनिस्टर ने
किसी डिपार्टमेंट ने कोई लाइजोन रखा हो, कोई राब्ता रखा हो, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे 3 सालों में हमारे साथ इनके किसी डिपार्टमेंट ने, किसी मिनिस्टर ने कोई राब्ता किया हो पॉलिसी के हवाले से, तो मैं जिम्मेदार हूँगा अगर मुझे ये झूठा कर दें तो। अच्छा, बड़ा दावा किया भली साहब ने, और ख़ास तौर पर जब चीनी कम पड़ती है, जब आटा कम पड़ता है, ये लोग काम आते हैं। और एक इनका पॉइंट मैं उसको लेकर ज़रा थोड़ा सा आगे चलूँगा, इनका टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से कि टेक्सटाइल के अलावा कुछ, मुझे तो खान साहब की अक्टूबर की वो बात भी याद है, आखिरी हफ्ते में कहते थे क्या टेक्सटाइल लगाया, क्या ये एक ही सेक्टर रह गया। लेकिन नवंबर के पहले ही हफ्ते में जब टेक्सटाइल ने बूस्ट पकड़ा तो खान साहब ने कहा हमारी देखें फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस हद तक कामयाब हो रही है। यानी हम खुद एक चीज़ को कंडेम करके उसको बुरा भला कहते हैं और फिर उसे खुद उस पर हम शाबाश लेते हैं। लेकिन आज वही टेक्सटाइल एक्सपोर्टर दोबारा रो रहे हैं कि हमारी सुन ली जाए, टेक्सटाइल पॉलिसी मौखर ना की जाए, उसे इंप्लीमेंट किया जाए। रज़ाक दाऊद जैसे लाइक बंदे इनके अंदर बैठे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन शायद उन लोगों को ज़रूर प्रमोट किया जा रहा है जिनसे शायद वो मशीरान के तौर पर मौजूद है, लेकिन उनसे काम करने की तवक्का नहीं हो सकती। और ज़राई पॉलिसी के हवाले से बहुत बड़े बड़े नाम जो है इस गवर्नमेंट के अंदर ज़राअत से वाबस्ता बैठे हैं, लेकिन पॉलिसी क्यों नहीं ला पा रहे। फ़खर इमाम साहब जैसा नाम, इतना बड़ा नाम जो ज़राअत से खुद वाबस्ता है, बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन फिर भी पॉलिसी ना आना यकीनन तौर पर एक बड़ा सवाल निशान है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ज़राई अजनास की किल्लत और ख़ास तौर पर दालों की बढ़ती हुई कीमतें। चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं, सीनियर हमारे रिपोर्टर हैं। और रहमान साहब, ज़राअत के हवाले से भी आप चीज़ों को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स शाया की जाती हैं। इस वक्त दालों की कीमतें रोज़ ब रोज़ ऊपर जा रही हैं और जो गला मंडी वाले वो कह रहे हैं 70% हम दालें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ज़राई मुल्क होने का तो सिर्फ नाम है। और फिर जो इंपोर्ट की जाती है वहाँ फ्रेट रेट्स इतने हाई हो चुके हैं कि दालों को इग्नोर करके केमिकल्स और कपड़े के कंटेनर्स जो हैं उनको ज़्यादा शिपिंग लाइन एडवांटेज दे रही है। और आगे रमज़ान आ रहा है, वो कह रहे हैं शदीद किल्लत और शदीद तरीके पर बहरान और कीमतें बढ़ने वाली हैं। कैसे देखते हैं, हमारे थर के इलाके के अंदर भी मुशर्रफ के दौर में एक कैनाल शुरू हुई जो 40% काम के बाद आज बंद पड़ी है, काम हो नहीं रहा, हालात ख़राब हैं, और हम फिर ये कहते हैं ज़राई हवाले से हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू बिलाल। ये देखें, बड़ा अहम मसला है कि यहाँ पर जो दालों के बीज है जब बाहर से आते हैं, ये भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे लगाई जाती हैं। और यहाँ पर तकरीबन जो चने की दाल है वो तो काफ़ी होती है, लेकिन जो माश की दाल या मूंगी की दाल, अब इसमें मसला बिलाल देखने का ये है कि जो दाल का पौधा छोटा होता है, एक बारिश हुई वो तबाह हो गया। हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो रुझान है वो बड़ी फसलें लगाने का, कमाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगने वाली फसल है। वो इस वजह से कि बारिश हो या तूफ़ान आए, आंधी आए, कुछ भी हो, इसका फ़र्क नहीं पड़ता और थोड़ा बहुत मुनाफा दे जाता। और फिर सबसे अहम बात है कि कोई भी जोनिंग हमारे यहाँ नहीं है या कोई इंश्योरेंस नहीं है। देखिए, अगर हम यहाँ पे 5 एकड़ दाल अगर काश्त करते हैं, अगर फसल तबाह होती है तो इसकी इंश्योरेंस हो, फिर तो ज़िम्मेदार कर लेंगे। या जोनिंग के फार्मूले के तहत पाबंद हो ज़िम्मेदार कि उसने कोई 1 एकड़ या अपनी फसल का 10वां हिस्सा वो दालों को देना है, फिर तो वो लगा लेगा। अब ऐसी चीज़ जो कि तबाह होने के खदशात बहरहाल मौजूद होते हैं यहाँ पे। और स्पेशली अगर बात की जाए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की, तो उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है वो वेदर में बहुत ज़्यादा आई है। देखिए, अभी जो बारिश हुई थी जनवरी में, ये बारिशें हमेशा बरसात के महीनों में होती थी, जिनको सर्दियों में तो जड़ी लगती है 3-4 दिन की ना, लेकिन अभी जो बारिशें हुई हैं अचानक से ही, वो इतनी तेज़ बारिशें हुई थी कि उसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। अभी देख लें, कभी धुंध आ जाती है, कभी तेज़ धूप आ जाती है, फिर ठंड इतनी ज़्यादा, मौसम में शिद्दत आती जा रही है। ये भी फसलों के लिए बड़ा नुकसान है। फिर जो इनका साइकिल है वो तब्दील हो रहा है। कुछ फसलें जो पहले मई में काश्त होती थी, अब वो अप्रैल में हो रही हैं या जून में हो रही हैं। और इसी तरह से इतनी ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से जो इनका दाना है वो भी बड़ा सुकड़ रहा है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत की कोई भी तवज्जो इस पर नहीं है। मैं यही सवाल करने लगा था हुकूमत की तवज्जो का कि 2.5 से 3 साल होने को है, ज़राई पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, बल्कि बन ही नहीं सकी। क्या लंगड़याल साहब जैसे और फ़खर इमाम जैसे बड़े नाम सूबाई में और फाक में बैठे होने के बावजूद ज़राई पॉलिसी ना सामने आ सकना और मुरतब ना होना बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, जो कि अपने आप को ज़राअत को ख़ास तौर पर इनके ही गवर्नमेंट के अपने राइट मैन या लेफ़्ट मैन के तौर पर अगर ले लें तो इनके अंदर जो इस वक्त आपके बहुत मरकज़ी लोगों में शामिल हैं वो तरीन साहब को भी शामिल किया जाता है। यानी कि मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर मेम्बरान पार्लियामेंट लें तो बहुत बड़ी तादाद में ज़राअत से वाबस्ता लोग बैठे हैं, लेकिन पॉलिसी ज़राअत पर कोई भी गवर्नमेंट, वो पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, वो PTI की हो, कभी भी संजीदा नज़र ना आई।
पीपल्स पार्टी की तो खैर ज़रात काफ़ी बेहतर रही है, उन दिनों में कोई क्राइसिस देखने में नहीं आ रहा, उन्होंने कीमतें भी काफ़ी बेहतर रखी। अभी जो मसला सबसे ज़्यादा ये आ रहा है कि वज़ीर आज़म का जो एमरजेंसी प्रोग्राम जिसमें 300 अरब रुपए बाज़ाहर रखे गए हैं, उसका सबसे बड़ा बिलाल इशू आता भी कोरोना आया सारे फंड्स वापस, कोई इशू आया सारे फंड्स वापस, नून लीग भी ऐसे करती थी, ऑरेंज ट्रेन बनानी है सारे फंड्स वापस, ये बड़ा मसला है। फंड्स तो रखे जाते हैं, फिर जो मसला ज़रूरी साइंसदानों का, अब ज़रूरी ये पूरे शायद दुनिया में यही होगा कि जो एक साइंसदान 17 स्केल में भर्ती होता है, या तो वो 17 में रिटायर हो जाता है या इसका 17.25 स्केल होता है, 18.5 स्केल होता है। यानी कि ये जो 60 है या 1.25 है, ये सिर्फ यूबर सर्च में ही देखने में आता है या जो ज़रूरी महकमे में देखने आता है। यहाँ पे जो अच्छा रिसर्चर है उसको साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने सौंपी हुई है। ये एक बड़ा मसला है यहाँ पे कि जो रिसर्चर है उनके लिए अपना घर चलाना, उनके लिए अपना स्केल हासिल करना, ये भी बड़ा चैलेंज है। जो हमारे जोहरी साइंटिस्ट या दूसरे साइंसदान हैं उन्हें बड़ी रिलीफ मिलते हैं, आम जो मुलाजमों का उन पे स्केल अप्लाई नहीं होता, अलाउंसेस मिलते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से दिल लगा के काम नहीं किया जाता। फिर यहाँ पर बहुत सारी जो बीज बनाने वाले हैं उन्हें इस पर कोई रॉयल्टी नहीं मिलती। देखिए, जब तक इंसानी फितरत में लालच मौजूद है, जब तक आप रॉयल्टी नहीं देंगे, जब तक उनको अलाउंसेस नहीं देंगे, तब तक क्या होगा। देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर बनता है, वकील का वकील बनता है, लेकिन काश्तकार का बेटा काश्तकार नहीं बनता। वो इसीलिए नहीं बनता कि हुकूमत की भी कोई तवज्जो नहीं है, फिर जोनिंग नहीं हुई कि यहाँ पर किस इलाके में क्या फसल काश्त करनी है, साइंसदानों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, बजट एलोकेट किया जाता है लेकिन उस बजट को लगाया नहीं जाता बल्कि वापस मंगवा लिया जाता है। उस बजट को लगाया नहीं जाता, वापस मंगवा लिया जाता है। हमारे साथ चौधरी ताहिर रज़ाक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, आपका तजर्बा भी है, आप इसको पाकिस्तान लेवल पर डील भी करते हैं, कैसे देखते हैं कि ज़राअत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन दालें जो कि बेसिक नेसेसिटी है और गर्मियों की आमद के साथ ही दालें बिकनी हैं। जहाँ मुर्गी देखें तो उसकी कीमतें 300 से ऊपर हैं, अगर हम दालें देख लें 250 से ऊपर हैं, और इंपोर्ट के बाद और ऊपर अभी जा रही हैं। वो कह रहे हैं जी फ्रेट रेट्स इतने हाई हैं कि कंटेनर्स 3-3 माह हो गए हैं फंसे हुए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन हमें 18वीं तरमीम की जो अमेंडमेंट थी उससे हमारा वफाक में एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री थी वो कमज़ोर हो गई, और हमारे जो सूबाई इदारे थे उन्होंने वो पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया जो उनको पावर दी गई थी। उस पावर को अगर वो अमल करते और जो किसान दोस्त पॉलिसी बनाते तो जिसकी वजह से हमें खुशहाली आ सकती थी काश्त। अब देखें ना, हम करोड़ों का बल्कि अरबों का हम बीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तो हमारे पास बीज की शॉर्टेज है, बीज के लिए हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड ना होने के बराबर है, वो कम से कम 4 से 5% होना चाहिए एग्रीकल्चर बजट के हवाले से। दूसरी बात है कि बरानी एरिया में हम जो है ना वो दालें काश्त करते, दालें समझते थे कि जो छोटा काश्तकार है, छोटा बंदा है, वो डील करेगा, इसको काश्त करेगा, लेकिन उसके अंदर रिस्क फैक्टर इतना है कि वो डर और खौफ की वजह से कि जो बारिशें हो रही हैं बेमौसमी और जो मौसम में तब्दीली आ रही है अचानक से, उसकी वजह से वो फसल तबाह होने के दहाने पे पहुंच जाती है। और ज़मींदार चाहता है कि जी हाँ दालें नहीं, मैं कोई ऐसी काश्त करूँ फसल जिससे कम से कम मेरी पैदावारी लागत है वो तो सेव हो सके, वो बच सके। तो वो मेजर क्रॉप की तरफ गन्ना, चावल, गंदम, मकई की तरफ ज़्यादा रुझान चला गया और दालों की तरफ कम हो गया। पहले तो ये होता था जी मुर्गी महंगी है, मेहमान आया दाल ले लीजिए, गरीब आदमी दाल। अब तो दाल मुर्गी से ज़्यादा महंगी हो गई है। तो दाल इंपोर्ट नहीं हमें करनी चाहिए, सीड हमें अपना तैयार करना चाहिए ताकि इंपोर्ट बिल कम हो, और हमें सब्जियाँ और दालें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, फिर हमें फ़ायदा है एग्रीकल्चर मुल्क होने का। सब क्या संजीदगी का आलम ये नहीं है कि मैं पहले टेक्सटाइल्स के हवाले से एग्जांपल देता आया हूँ क्योंकि शहर की वाबस्तगी ज़्यादा है। वो 1.5 साल से इंतज़ार में पॉलिसी बनी पड़ी है, मौखर पे मौखर हो रही, इंप्लीमेंट नहीं हो रही। अब इसकी तो पॉलिसी नहीं बनी, इंप्लीमेंट कब होगी? फिर स्टेक होल्डर्स नाराज़ हो जाते हैं, स्टेक होल्डर्स को लिया नहीं जाता बल्कि जो काबीना के अंदर बैठे लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। बड़े बड़े नाम बैठे हैं लेकिन किरदार वो नहीं अदा कर पा रहे। देखें जी, हमें 1 साल पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डिक्लेयर कर देना चाहिए, फोकस कर देना चाहिए, जिसमें हमारा काश्तकार भी और हमारी आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें और हुकूमत को ज़र मुबादला की सूरत में बचत हो सके। अगर ये हम नहीं करेंगे, ये पॉलिसी अडाप्ट नहीं करेंगे, अडाकिज़म पे चलेंगे, तो ये दिन ब दिन फुकदान जो है बढ़ता जाएगा और हमारी काश्तकारी भी जो है वो मनफी असरात मरतब करेगी मुल्की मईशत में। और हमारा ज़िम्मेदार क्या होगा, कॉलोनी वालों को किला 2 किले अपने बेचेगा और शहर में एक मकान किराए के लेके अपने बच्चे पढ़ाने शुरू कर देगा, और काश्तकारी की तरफ उसका रुझान दिन ब दिन कम होता जाएगा जो छोटे काश्तकार हैं। उसके लिए जो क्रॉप जोनिंग है वो हमें बहुत ज़रूरी है कि हर गांव के अंदर जो फील्ड असिस्टेंट एक्सटेंशन का बंदा है
और जो हमारा लंबड़दार है, जो हमारी बेसिक इकाई बनती है गवर्नमेंट की किसी भी गांव के अंदर, उसको तरकीब दी जाए कि हर गांव में उस गांव की जितना इस्तेमाल है सब्ज़ी और दालें, कम से कम वो अपने गांव के हद तक तो वो बीजें। अब वो लोग फिर कॉपी करेंगे। अगर एक गांव अपनी दाल और अपनी सब्ज़ी खुद काश्त करके खुद अपने गांव में कंज्यूम करेगा तो इसकी कॉपी करें, दूसरी एग्जांपल दूसरे शहरों में जाएंगी तो फिर उससे हमारे ज़र मुआवजा का बिल भी कटे कम हो जाएगा और लोगों के अंदर खुशहाली भी आएगी। लोगों के अंदर खुशहाली भी आएगी। बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल ये चीज़ें हैं कि जो हमारे साथ ज़रई माहिरीन मौजूद थे, हमारे साथ गल्ला मंडी से मौजूद थे लोग, जिनका इस वक्त मुतालबात जो है हमने सामने रखे। मकसद सिर्फ ये था कि आगे रमज़ान अल मुबारक शरीफ आ रहा है जिसकी अंदर सबसे ज़्यादा खपत होती है और जैसे महीने से एक महीना रहता है चीज़ें उठ जाती हैं, वही हो रहा है। अभी महीना एक तकरीबन सवा महीना पीछे पड़ा है और कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। शॉर्टेज बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से बहरान जो है वो जन्म ले रहा है। तो यही माहिरीन का कहना है कि ज़रूरी पॉलिसी के ऊपर फिलफौर अमल किया जाए ताकि हालात और ख़ास तौर पर मामला जो है वो काबू के अंदर किया जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।